आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में तो हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में प्रश्न नंबर 50 तक पढ़े थे शैक्षिक मूल्यांकन में। तो चलिए जो भी सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको हमारा चैनल सजेस्ट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं थर्ड सेमेस्टर वालों का। ये देखिए प्रश्न नंबर 51, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसी में हो, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप हर एक क्षेत्र में लगा सकते हैं, चाहे वो वाणिज्य हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में शैक्षिक क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था। तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग, शब्द नहीं कॉन्सेप्ट का, स्टीफन एम कोरे ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, प्रश्न नंबर 52 क्या है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसका कथन है। तो यह कथन रॉस का है। बचाव क्या है, निदान का उच्चतम स्तर है। मतलब आप बचाव करते हैं, मान लीजिए कोई बीमारी है तो उससे बचाव करते हैं तो क्या हो जाएगा, जितना बचाव करेंगे आप बचे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं आएगी, तो समस्या का निदान ही नहीं करना पड़ेगा। 53, वार्षिक मूल्यांकन क्या है। यानी कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। ये तो इजी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्ष से है। तो संज्ञानात्मक पक्ष जो BS ब्लूम ने जो अपने पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में जो शैक्षणिक उद्देश्यों को 3 विभागों में बांटा था, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के 6 पक्षों से है। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन। तो ये भी पूछता है कि BS ब्लूम के जो पुस्तक है उसमें उन्होंने जो शैक्षिक उद्देश्यों को विभाजित किया है उसमें मूल्यांकन कौन से पक्ष में है। तो संज्ञानात्मक पक्ष के 6ठे चरण में मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55, प्रश्न नंबर 55 क्या है, क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकता या महत्व बताइए। अथवा शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो क्रियात्मक शोध की क्यों आवश्यकता है। तो विद्यालय के परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु। यानी कि विद्यालय में जो पहले से परंपराएं चली आ रही हैं उसमें क्या करना, सुधार करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कमियां हैं उनको दूर करना है, ठीक है। और शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाएंगे, क्योंकि नए नए जो खोज विचार, नए नए अन्वेषण होंगे, रिसर्च होंगे, तो क्या होगा, उससे शैक्षणिक प्रणाली में सुधार होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56, प्रश्न नंबर 56 है, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। प्रश्न नंबर 56 है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या उसके बाद क्या करते हैं, जब समस्या का पता लगा लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, रेमेडियल करते हैं, ठीक है, रेमेडी बताते हैं। तो उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना। यानी कि उपचारात्मक क्या करते हैं, जो भी छात्र की गलतियां हैं उनको दूर कर देंगे हम, कैसे, उनको ज्ञान प्रदान करके। नेक्स्ट प्रश्न 57 क्या है, परीक्षण किसे कहते हैं। तो परीक्षण किसे कहते हैं, अथवा परीक्षण से आप क्या समझते हैं, 2023 में प्रश्न पूछा है। तो वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है परीक्षण कहलाता है। टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम में टेस्ट होता है वही हो जाएगा, कि वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 58 देखिए, परीक्षण कितने प्रकार का होता है। तो परीक्षण 2 प्रकार का होता है। एक होता है निबंधात्मक परीक्षण, बच्चों को क्या करते हैं, जैसे एक मान लीजिए दे दिए टॉपिक कि स्कूल और समाज पर क्या लिखो, निबंध लिखो, तो बच्चे स्कूल और समाज के बारे में क्या क्या सोच रखते हैं, क्या क्या ज्ञान रखते हैं, वो सब निबंधात्मक परीक्षण में लिख देंगे और उनके मूल्यांकन कर लेंगे, हम टेस्ट कर लेंगे। और वस्तुनिष्ठ में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव दे देंगे,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न दे देंगे, उससे बच्चों का क्या कर लेंगे हम लोग, उस विषय से संबंधित ज्ञान को परख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। आपका एग्जाम्स क्या होता है, एमसीक्यू में भी होता है और निबंधात्मक मतलब लघुत्तरी और अति लघुत्तरी में भी होता है टेस्ट। तो वही निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। प्रश्न नंबर 59 देखिए। प्रश्न नंबर 59 है, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो बीएस ब्लूम ने 1956 में क्या किया था, अपना वर्गीकरण दिया था शैक्षणिक उद्देश्यों को लेके, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। अपने पुस्तक ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट, और भावात्मक पक्ष मतलब अफेक्टिव एस्पेक्ट यानी कि भावात्मक डोमेन यानी कि कॉग्निटिव। पहला क्या कॉग्निटिव डोमेन और दूसरा क्या जाएगा अफेक्टिव डोमेन यानी कि ज्ञान बोध। तो ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन के बारे में बात करेंगे। ये तो पता है, इजी है। ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, और भावात्मक मतलब रुचि, इंटरेस्ट, घृणा, हर्ष, शोक, ये सब भावात्मक पक्ष में आ जाएगा। रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, इसको वर्गीकरण दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर 60, व्यापक मूल्यांकन यानी कि कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की आवश्यकता क्यों है। यानी कि छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। तो व्यापक मूल्यांकन क्यों करेंगे, क्योंकि बालक क्यों नहीं परिपूर्ण हो रहा है, क्यों नहीं उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है, उसी का पता लगाने के लिए जो भी फैक्टर्स क्या है इन्वॉल्व है, जो भी फैक्टर्स क्या है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वही क्या जाएगा व्यापक मूल्यांकन का आवश्यकता हो जाएगा। इसीलिए है वैधता। वैधता यानी कि वैलिडिटी। जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं फ़ोन में तो 28 दिन का वैलिडिटी देता है, उसी प्रकार शैक्षणिक कोई टेस्ट है उसकी क्या होती है, कुछ वैधानिकता होती है कि ये टेस्ट इतने लोगों पर क्या है वैध है। जैसे आप जो पीएच वैल्यू निकालते हैं साइंस में, जैसे 0 से लेकर के 7 तक है तो उसको एसिडिक कहते हैं, और 7 से 14 के बीच में है तो उसको कहते हैं बेस है यानी कि क्षार है। तो ये क्या है, अगर मान लो कोई 15 पीएच वैल्यू है तो इस पीएच स्केल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो क्या होगा, ये जो 15 है ये इस पीएच स्केल के अंतर्गत ये मान वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, उसी को वैधता कहते हैं। तो वैधता का अर्थ है वह कार्य कुशलता। देखिए वैधता मन क्या है, कार्य कुशलता यानी कि वर्क स्किल, जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है। वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण नहीं होगा जी, परीक्षक होगा, परीक्षक उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। वही बात हुआ जो मैंने पीएच का एग्जाम्पल दिया है। प्रश्न नंबर 62, अच्छे परीक्षण में यथार्थता या वैधता दोनों एक ही क्या है, एक ही होगा, शब्द में हेरफेर है। तो शब्दों का जाल आप समझिए। अच्छे परीक्षण में यथार्थता या वैधता का क्या अभिप्राय है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य यानी कि वैलिडिटी से गुड टेस्ट कब होगा, जब वह वैलिड होगा, रियल होगा, सत्य होगा। परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों हेतु उसे तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर 63, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बच्चे क्यों प्रश्न पूछते हैं या टीचर बच्चों से क्यों प्रश्न पूछते हैं, वही आपको लिख देना है। तो प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। आप खुद समझ सकते हैं, जब आपको क्लास में टीचर कहते होंगे चलो खड़े होके आंसर दो, तो आपको हिचकिचाहट होगी बोलने में और बोल नहीं पाते होंगे, आज तक वो सवाल भी नहीं बता पाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके अंदर क्या है, कार्य कुशलता नहीं है प्रश्नों को देने का। तो इसीलिए प्रश्न किया जाता है ताकि बालक का हिचकिचाहट दूर हो, हेजिटेशन दूर हो और बालक बोलने में क्या हो, तत्पर हो जाए। प्रश्न नंबर 64, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। तो क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं होती। जैसे कोई विद्यालय है या आपका घर ही ले लीजिए, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर में कोई समस्या है, उसका आप क्या करेंगे, त्वरित समाधान, तुरंत उसका समाधान सोचेंगे। तो वो कोई समाधान है, मतलब सॉरी, उसका कोई टाइम है, कोई टाइम नहीं है,
प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक प्रॉब्लम हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे घर में हो, लेकिन आप शिक्षा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो शिक्षा से ही जोड़ करके लिखेंगे। तो क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं होती, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी हो सकता है। यानी कि क्रियात्मक शोध का कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको समस्या मिलते ही उसको पहचान कर लें और उसका सॉल्यूशन निकाल दें और लास्ट में आप अपना फीडबैक दे दें, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है क्रियात्मक शोध। प्रश्न नंबर 65, जैसे कोरोना का वैक्सीन बन रहा था, ये कोई ज़रूरी नहीं था, सबको लग रहा था कि ये ऐसा बीमारी है कि पूरा पृथ्वी को ही समाप्त कर देगा, इसका वैक्सीन नहीं बन पाएगा, लेकिन उसको बनने में 1 वर्ष तो लगभग लग ही गया था। तो उसी को क्रियात्मक अनुसंधान का कोई टाइम नहीं है। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्न देखिए, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, यानी कि MCQ टाइप का प्रश्न पूछा जाता है आपसे, और क्या पूछा जाता है, एक निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि आपका विस्तृत टाइप में, यानी कि एस्से टाइप। निबंध मतलब एस्से, यानी कि एक MCQ टाइप में प्रश्न पूछा जाता है आपसे, और एक निबंध में। तो निबंध में क्या क्या पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट पूछ लिया जाता है और लघुत्तरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, MCQ आ जाएगा और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न आ जाएंगे, और जो मिलान चिन्ह वाले होते हैं, मिलान करने वाले, वो आ जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। प्रश्न नंबर 66 क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको समझ में आ रहा है तो आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक लेवल के स्टूडेंट होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, चाहे वो विद्यालय प्रांगण को लेकर हो या बच्चों के शिक्षा से संबंधित हो, ये क्या जगह, इसका समाधान खोजना ही क्रियात्मक शोध है। अगर इसी क्रियात्मक शोध को आप अपने रियल लाइफ में या सामाजिक रूप में देखते हैं, जो समस्या है उसका समाधान करते हैं, तो वहाँ भी लागू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो हर जगह लागू होंगे, बस उसको वैध होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए। प्रश्न नंबर 67, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो देखिए, एक्सटर्नल रिसर्च में आपको हिपोथेसिस बताना है। आपके घर में कोई समस्या आ गई, जैसे मान लीजिए पैसा का समस्या है, तो आप पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे ना, आप अपने दिमाग में, वही परिकल्पना हो जाएगा। वही बताना है कि क्रियात्मक शोध कोई समस्या है उसके बारे में क्या आप सोचते हैं, या विद्यालय प्रांगण में या विद्यालय समाज में कोई प्रॉब्लम है तो उसको समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या सोचते हैं, वही लिखना है। तो परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया, यानी कि जो परिकल्पना है क्या है, क्रियात्मक शोध का भी क्या है, एक पार्ट है। यानी कि बिना परिकल्पना के क्रियात्मक शोध का सॉल्यूशन या उत्तर या सॉल्व नहीं हो सकता। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना सोचे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही बात हुआ कि कोई भी क्रियात्मक शोध करना है तो आपको सोचना पड़ेगा, परिकल्पना करना पड़ेगा। तो परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रियाविधियों से है, उन मैकेनिज्म से है, ठीक है, जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68, मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो मूल्यांकन हेतु देखिए, अभी बताया मैंने आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो मूल्यांकन हेतु देखिए, वस्तुनिष्ठ हो गया, फिर अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न, ये तो आपके निबंधात्मक में भी आ जाएंगे, निबंधात्मक का ही पार्ट है, और दीर्घ उत्तरी भी। प्रश्न नंबर 69 क्या है, मापन कैसा होता है। तो मापन मात्रात्मक होता है, और मापन में मात्रात्मक मतलब क्या होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव होता है। मापन क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं मापन में बालकों का। प्रश्न नंबर 70 देखिए, आप DLED कर रहे हैं तो उसको ही ध्यान में रख करके सब आंसर राइटिंग आप करेंगे, प्राइमरी के बच्चों को ध्यान में रख करके। क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए, अथवा क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। 2023 में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण, तो क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है। क्यों नहीं उसको स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास कोई समस्या आया है उस समस्या का समाधान आप एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं, स्टैंडर्ड नहीं होता है। प्रकरण की, यानी कि जो भी उसका टॉपिक है उसकी परिस्थिति के अनुसार क्या करेंगे, जो आपको समस्या दिया गया है उस समस्या को ध्यान में रखते हुए ना आप अपने दिमाग में सोच विचार करके निकालेंगे सॉल्यूशन,
तो आपके उपकरण वही हो गए, सोच, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। तो उस परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न है, ठीक है। पहले तो आप देखेंगे कि वो समस्या को क्या है, तो अवलोकन करेंगे, खूब सोच विचारेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे समस्या को। उसके बाद उस समस्या के जो भी प्रश्नावली हैं, प्रोस कॉन्स, लाभ हानि, वो सोच लेंगे। उसके बाद उसका साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू टाइप जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद विशेष, लास्ट में कुछ उसके विशेष चीज़ें होंगी, उसके बारे में स्पेशलिस्ट चीज़ें होंगी, जानेंगे। तो अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार और विशेष, ये आपका क्रियात्मक शोध के उपकरण हो गए। प्रश्न नंबर 71, क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं में क्या करते हैं हम लोग, यानी कि पढ़ने और पढ़ाने में जो समस्याएं होती है वहाँ पे हम क्रियात्मक शोध का प्रयोग करते हैं। और मूल्यांकन में भी हम लोग क्या करते हैं, क्रियात्मक शोध का प्रयोग करते हैं। जैसे रिजल्ट बनता है हम लोगों का ना, रिजल्ट हो गया, या अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जो आप स्टार देते हैं, ये भी क्या हो गया, मूल्यांकन करते हैं आप क्रियात्मक शोध का। विद्यालय संबंधी समस्याएं हो गई, वहाँ पे आप क्रियात्मक शोध कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधी जो समस्याएं हैं, यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटी है, बालकों का डांस, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, उसमें जो पाठ्य सहगामी यानी कि पाठ के साथ साथ चलने वाली गतिविधियां हैं, उनमें भी जो समस्याएं हैं, तो आप क्रियात्मक शोध के तरीकों को अपना के समस्या को दूर कर सकते हैं। यानी कि क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र, शिक्षण अधिगम संबंधी समस्या यानी कि पढ़ने और पढ़ाने में जो समस्याएं हैं उसको क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आप सॉल्व कर सकते हैं। मूल्यांकन में जो समस्याएं आ रही हैं, विद्यालय में जो समस्याएं आ रही हैं, और पाठ्य सहगामी गतिविधियों में जो समस्याएं आ रही हैं, आप सोच विचार करके उस समस्या का समाधान करके अपने बच्चों को विद्यालय में एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 72, NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए, 2023 में पूछा है। तो NCERT के अनुसार देखिए, इसका एक ट्रिक है, एक आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए शिक्षण उद्देश्य, यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा, यहाँ पे व्यवहारगत परिवर्तन, और यहाँ पे आपका उस व्यवहार से होने वाले अधिगम का अनुभव, और यहाँ पे एक तरीके के लिख देंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो शैक्षिक मूल्यांकन एक क्या है, यही शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम, ठीक है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। तो NCERT के अनुसार ये भी लिख सकते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालक के अंदर होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन से उनमें जो उत्पन्न अनुभव है वही क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन है। और शैक्षिक मूल्यांकन सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। ये भी NCERT ने इसी परिभाषा को ये क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्रीहेंसिव टाइप, समझदारी टाइप लिखा गया है। प्रश्न नंबर 73 है, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है, 2023 में पूछा था। तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता है। तो सामुदायिक सहभागिता का क्या अर्थ है कि विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता। प्रश्न नंबर 74 देखिए, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 74 2023 में पूछा था। तो विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी, कोई भी परीक्षण क्या है, विश्वसनीय। तो करलिंगर के अनुसार अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखते हैं तो आपका कॉपी पे क्या होता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, तो अच्छा मार्क्स देता है। तो करलिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, ठीक है। विश्वसनीयता का अर्थ क्या है, भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता। ये क्या हो जाएगा, ये विश्वसनीयता का अर्थ करलिंगर के अनुसार भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 75, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है, 2023 में पूछा है। तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है, ठीक है। महीने में कीजिए या डेली बच्चों का सॉल्यूशन देखिए कि वो कैसे उनका अधिगम स्तर है। व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन
किया जाता है। ये तो अति लघु उत्तरीय एक नंबर में कितना लिखेंगे उतना ही काफ़ी है। प्रश्न नंबर 76, एक उत्तम परीक्षण, एक गुड टेस्ट की दो विशेषताएं। एक अच्छा टेस्ट कब माना जाएगा कि वो टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया हो वो वैध हो, वैलिड हो और विश्वसनीय हो, यानी कि रिलायबल हो। प्रश्न नंबर 77, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए 2023 में। ठीक है, मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है। योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है? विकासात्मक होती है, तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। योगात्मक मतलब समेटिव असेसमेंट, यानी कि वर्ष के अंत में जो किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं उसको। और दूसरा क्या जाएगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी कि निर्माण करने वाला मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है। और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। वर्ष भर में जो बालकों का उपलब्धि है उसको योगात्मक मूल्यांकन में, निर्माणात्मक मूल्यांकन में जो छात्रों का सुधार कर सकते हैं वो निर्माण, नाम से काम स्पष्ट निर्माण करेंगे बालकों के अंदर जो भी उनके शैक्षणिक सुधार हैं। नेक्स्ट प्रश्न 78 है, मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए, 2023 में पूछा था। तो मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। तो मापन का संबंध किससे होता है? भौतिक गुणों से। और परीक्षण का संबंध क्या होता है? बालक का टेस्ट लेते हैं तो उसका मानसिक स्तर लेते हैं, नापते हैं, और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोमोटर डोमेन उसका मापते हैं कि वो कितना मेंटली रूप से प्रिपेयर है एग्ज़ाम को लेके। और मापन तो किसी भी चीज़ का 10 किलो 5 किलो भौतिक रूप से भी माप सकते हैं, 2 मीटर 4 मीटर लंबाई, ये सब लंबाई भार ये सब मापन में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण किए, 2023 में पूछा है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होते हैं। बीएस ब्लूम ने 1956 में अपने पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में शैक्षणिक उद्देश्यों को 3 भागों में कैटेगराइज किया है। ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक मतलब अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक मतलब या कौशलात्मक मतलब साइकोमोटर डोमेन। प्रश्न नंबर 80 है, मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। तो ये जो एस स्टीवेंसन साहब ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। पहला नामित स्तर यानी कि नॉमिनल लेवल, दूसरा क्रमित स्तर यानी कि ऑर्डिनल लेवल, और तीसरा अंतरित स्तर यानी कि इंटरवल लेवल, और अनुपातिक स्तर मतलब रेशियो लेवल। जैसे नामित स्तर मतलब लड़का और लड़की के रूप में आप क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण करते हैं, पुरुष स्त्री हो गया, ठीक। ये मान लो एक जनसंख्या विशेष है, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, एक ये हो गया, ये और दूसरे स्टेट का रहने वाला है। अक्रमित स्तर मतलब क्रम, ठीक है, क्रम देखते हैं, क्रम के हिसाब से उसको, जैसे रोल नंबर के हिसाब से बालकों को बैठाते हैं क्लास में, वो क्रमित स्तर हो गया। अंतरित स्तर मतलब इंटरवल लेवल, ठीक है, जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना इंटरवल लेवल में, यहाँ से यहाँ 10 से 15 के बीच में इतने बच्चे पास हुए, तो ये इंटरवल लेवल। अनुपातिक लेवल मतलब रेशियो निकालते हैं, बच्चों के बीच में जो रेशियो वगैरह होता है कि इतने % बच्चे साइंस में पास हुए, 10% बच्चे गणित में पास हुए, तो ये अनुपातिक स्तर में आप क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं बच्चों का। प्रश्न नंबर 81 है, न्यादर्श या सैंपल की विशेषताएं बताइए। तो सैंपल क्या होता है? न्यादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। कोई भी सैंपल आप लेते हैं किसी जनसंख्या में, मान लीजिए कोई बीमारी फैल गया है, उस देखेंगे कि उस जनसंख्या में उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? कोई एक व्यक्ति का क्या करेंगे? सैंपल लेंगे, उसको लैब में ले जाएंगे, उसका ब्लड टेस्ट होगा, सारे बॉडी का MRI वगैरह स्कैन वगैरह होंगे, तो ये क्या होंगे? तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे? लेंगे इस पूरी जनसंख्या में से, ताकि ये भी हम मान के चलेंगे कि इस व्यक्ति को इस जनसंख्या में से लिया गया है, इसको भी वही बीमारी होगी। तो न्यादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। जिस प्रकार आपके मान लीजिए आप गेहूँ रख दिए हैं छत पे सुखा करके उसको, तो उसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये सारा गेहूँ सूख गया है, तो आप एक गेहूँ निकालते हैं और अपने दांत के नीचे उसको लिखते हैं, कट से कटता है तो क्या करते हैं? कहते हैं कि ये सूख गया है। एक ही से क्या करते हैं? आप एक ही सैंपल लेके आप पता लगा लेते हैं कि पूरा गेहूँ सूख गया है और इसे अब पिसाने लायक हो गया है।
तो न्यायादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या या समष्टि, समष्टि मतलब समुच्चय, तो जनसंख्या को समष्टि कहते हैं, तो समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इसे से प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।